स्टूडेंट्स, आज मैं कक्षा 6 के छात्रों के लिए बसंत भाग 1 का दूसरा पाठ अर्थात बचपन उस पाठ के व्याख्या को लेकर आई हूँ। मुझे उम्मीद है कि पिछला वाला पाठ मतलब वह चिड़िया जो उसके व्याख्या, उसके प्रश्नोत्तर और पद्यांशों के प्रश्नोत्तर से आप पूरी तरह से उसको आप तैयार कर चुके हैं, उसे आप ठीक तरह से समझ चुके हैं। तो अब हम आते हैं अगले पाठ में, बचपन। इस पाठ की लेखिका है कृष्णा सोबती। इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा लेखिका के संबंध में बता देना आवश्यक समझती हूँ। लेखिका का नाम है कृष्णा सोबती। उनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1925 ईस्वी को कहाँ, गुजरात में। ठीक है, 18 फरवरी 1925 ईस्वी को गुजरात में। समय से आप अवश्य समझ रहे होंगे कि ये वो समय था जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था। हमारा देश 1947 को आजाद हुआ। तो ये वो जगह था जहां उसका जन्म हुआ था। ये गुजरात का वो हिस्सा था जो देश की आजादी के बाद और विभाजन के बाद वो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया और तब से वो दिल्ली में रहती है। उनकी मृत्यु 25 जनवरी 2019 दिल्ली को हुई थी और 2019 मतलब पिछले साल की बात है। ठीक है, तो ये उनके जन्म और मृत्यु और उनके संबंध में थोड़ी थोड़ी बातें हैं। उनके संबंध में थोड़ा सा और मैं बता दूं कि वो हिंदी साहित्य की दीर्घ सालों से वो सेवा करती जा रही हैं और उनके बहुत सारे उपन्यास और कहानियां जो है वो मनोनीत हुए हैं किसके लिए, पुरस्कार के लिए। और जिंदगी नामा उनकी बहुत ही खास उपन्यासों में से एक उपन्यास है जिसमें उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया गया, जिसके लिए। और 1979 में ये उपन्यास उनका प्रकाशित हुआ था और 1980 में जाकर उनको इस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, सम्मानित किया गया था। इसके अलावा भी बहुत सारे पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया है उनके जीवन काल में। और साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो भी वो पा चुकी है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो ये सारी कुछ बातें थी उनके बारे में। अब हम इस पाठ की ओर आते हैं। जैसा कि शीर्षक है बचपन, इस शीर्षक से ये पता चलता है कि लेखिका अपने बचपन की बातों को इस पाठ में की है। लेखिका अपने बचपन की जो दिनचर्या थी, उस समय की जो जीवन शैली थी, उस समय उसके परिवार में या फिर उसके मोहल्ले में या फिर आस पड़ोस में जो भी कुछ होता था, जिस तरह की वहाँ की उस समय का जो अनुशासन होता था, इत्यादि बातों को इस पाठ में लेखिका ने बताया है। इसके अलावा लेखिका का खास उद्देश्य इस पाठ से ये है कि आज के बच्चों का बचपन और उनके समय के बचपन के अंतर को बताना। इस पाठ के माध्यम से लेखिका ने अपने समय, उस समय जो बच्चे होते थे, उस समय के जो बच्चे थे, उनका जो बचपन था, लेखिका के समय का जो बचपन था और बचपन का जो जीवन शैली था और आज के बच्चों का जो जीवन शैली है, उसके अंतरों को बताना ही इस पाठ का खास उद्देश्य है। लेखिका यहाँ पर उन सारी बातों को बड़े ही रोचक तरीके से इस पाठ में बताई है। तो मैं इस पाठ को पढ़ते जा रही हूँ और इसके व्याख्या भी मैं आपके सामने बताते जा रही हूँ, मैंने समझाते जा रही हूँ। अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप NCERT ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। ठीक है, वहाँ पर आपको पूरे किताब का सारे पाठ आपको मिल जाएगा। सारे विषयों के सारे NCERT के सारे विषयों के सारे पाठ आपको मिल जाएंगे। तो दूसरा वाला पाठ बचपन मैं पढ़ने जा रही हूँ, इसके साथ ही मैं इसे समझाते जा रही हूँ। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी। यहाँ पर मैं और कोई नहीं, कृष्णा सोबती लेखिका अपने बारे में बता रही है। लेखिका का कहना है कि वो इस कहानी में अपने बचपन की ओर मतलब पिछले बहुत सारे सालों पीछे हमें ले जा रही है और वो कह रही है कि वो तुम बच्चों से कुछ इतनी बड़ी है कि तुम्हारी दादी भी हो सकती है, तुम्हारी नानी भी। मैंने पहले ही बताया कि उनकी मृत्यु पिछले ही साल 2019 में हुआ, अभी 2020 है। तो अवश्य वो उम्र में बहुत बड़ी है और वो
उनका जन्म है 1925, मैंने ये भी बताया। तो अवश्य वो उम्र में आप लोगों से बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी कि वो दादी भी हो सकती है या नानी हो सकती है, दादी नानी की उम्र की ही है, या दादी नानी से भी बड़ी हो सकती है, तो उसे दादी नानी ही कहा जाएगा। बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी, और वो कह रही है कि मैं इतनी बड़ी हूँ कि आप बच्चे मुझे बुआ या मौसी भी कहकर संबोधित कर सकते हो। बड़ी बुआ और बड़ी मौसी, छोटी मौसी नहीं, बड़ी बुआ और बड़ी मौसी, ठीक है। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। वो कहना चाह रही है कि आज का जो समय है, मैंने जब वो कहानी को लिख रही थी, वो समय इतना आगे बढ़ गया है, उसके जन्म के बाद से वो समय इतना आगे बढ़ा हुआ है कि अब वो परिवार में भी सबसे बड़ी है और परिवार के सारे उससे छोटे हैं। सभी लोग, परिवार के सारे लोग उसे सम्मान देने के लिए जीजी कहकर संबोधित भी करते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सियाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। आज है 2020 और ये 2000 के समय में आकर, मतलब इस शताब्दी में आकर वो कह रही कि अब तो उसे लग ही रहा है कि वो कुछ ज्यादा सयानी हो गई है, बड़ी हो गई है, क्योंकि वो पिछली शताब्दी की है, 19वीं शताब्दी की है। तो कह रही है कि मुझे आजकल अपने को उम्र में थोड़ा ज्यादा ही सियाना लग रहा है। वो जिधर भी देखती है उधर सबको अपने से छोटा ही पाती है। तो उसे ऐसा लग रहा है कि अब जो हूँ मैं, सभी से मैं बड़ी हूँ, मैं उम्र में काफी सियाना हो चुकी हूँ, क्योंकि आसपास आमने सामने सभी जो हैं वो मेरे से उम्र में छोटे ही हैं। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए हैं। लेखिका कह रही है कि पहले उसका पहनावा जैसा था, आज उसके पहनावे में बहुत बदलाव आया है। मतलब पहले उसकी जो रुचियां थी, दिलचस्पियां थी, और आज की रुचि और दिलचस्पियों में कुछ अंतर आ गया है, और पहनने ओढ़ने में ज्यादा। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। ये नीला रंग, जामुनी रंग, ग्रे, काला और चॉकलेटी जो डीप ब्राउन होता है, ये सारे रंग लेखिका के बहुत प्रिय रंग थे। एक समय लेखिका इन सारे रंगों के कपड़ों को पहनना ज्यादा पसंद करती थी और वो खूब इन सारे रंगों के कपड़ों को पहना करती थी। किंतु आजकल अब ऐसा है कि उन्हें ये सारा रंग पसंद नहीं होता है। अब मेरा मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो, गहरे नीले हल्के रंग, ठीक है, गहरे नहीं हल्के रंग। और आजकल उसके मन में हो आया है कि सफेद या फिर दूसरा रंग अगर पहनना है तो वो एकदम हल्का होना है, उसे गहरा नहीं होना है। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। वो अपने बारे में बता रही है, दशक माने 10 साल, ठीक है। मतलब उसके वो अपने बता रही है कि वो 1970 का समय, 1960 का समय, 1950 का समय, ये सारे जो पिछले दशक उसके जीवन में आए हैं, इन सारे समयों में वो बहुत तरह तरह की पोशाकों को पहनती थी। जिस समय का जो फैशन आता था और जितने तरह के पोशाक आते थे लड़कियों के, वो सारे तरह के पोशाकों को पहनना उसे बहुत पसंद था और वो विभिन्न तरह तरह के पोशाकों को पहन चुकी है। जब एकदम छोटी थी उस समय वो फ्रॉक पहनती थी, फिर निकर वाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। धीरे धीरे उसके पहनावों का जो सिलसिला है वो बदलता गया। एकदम बचपन में छोटी जब थी वो फ्रॉक पहनती थी, फिर निकर वाकर, स्कर्ट भी पहनी है, लहंगे भी पहनी है, गरारे पहनी, और अब वो पहनावा उसका हो गया है चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। मतलब घेरदार कुर्ते, जो उसका समीज है वो घेरदार है, उसका कुर्ता जो है घेरदार है, और चूड़ीदार बहुत ज्यादा फैलाव का जो उसका मतलब जो पायजामा है वो चूड़ीदार वाला पायजामा है जिसमें बहुत घेर है। बचपन की कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है, और लेखिका के समय में फ्रॉक पहनने का बहुत चलन था। तो लेखिका कह रही है कि उसे अब भी कुछ फ्रॉक अभी तक उसे याद है। होता है ना कभी कभी कि अपने बचपन के मनपसंद कुछ कपड़े, कुछ पोशाकें बड़े हो जाने पर भी याद रह जाता है, उनके रंगों के कारण, उनकी बनावटों के कारण, उनकी आकृतियों के कारण। तो लेखिका अपने समय में बहुत तरह की फ्रॉकों को पहनी थी, तो उसे अब भी कुछ बचपन के फ्रॉक, अब वो इतनी बड़ी हो गई थी किंतु अब भी उसको कुछ फ्रॉकों के डिजाइन और रंग याद थे।
जिसमें वो कह रही है कि हल्की नीली और पीली धाड़ी वाला फ्रॉक, ठीक है, धाड़ी मतलब स्ट्राइप, हल्की नीली और पीली, रंग बिरंगे, नीले के साथ पीला का कॉम्बिनेशन, नीले और पीले के मिश्रण से स्ट्राइप धाड़ी वाला, ठीक है, जैसे कि होते हैं ना लाइन लाइन, तो वैसे धाड़ी वाला फ्रॉक उसको याद है। गोल कॉलर, बाजू पर भी गोल कफ, मतलब बाजू हाथ में भी कुछ काम किया हुआ, कफ यहाँ पर, और कॉलर भी गोल, ऐसे फ्रॉक भी वो पहन चुकी है, बहुत सुंदर फ्रॉक होगा। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, चुन्नी चुन्नी लेकर, ऐसे ऐसे नेट को लेकर, चुन्नी चुन्नी या कपड़े को लेकर उसे घेरदार बनाकर और सारे कपड़े को एक जगह कर करके काफी घेरदार और चुन्नटों वाला फ्रॉक उसको कहते हैं। वैसा उसके पास बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक भी था जो कि गुलाबी रंग का था, हल्के गुलाबी रंग का। तो ये तो बहुत सुंदर कलर है, बहुत सुंदर रंग है। नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल, फ्रिल होता है ऐसे कपड़े को लेकर ऐसे ऐसे करके, मतलब कपड़े पर कपड़े, कपड़े पर कपड़े करके, वो जैसे हमारे स्कर्ट्स में आते हैं फ्रिल, तो वैसे फ्रिल भी नीचे, उसे फ्रॉक की जो उसमें उससे फ्रॉक की जो डिजाइन है वो और अच्छा हो जाता है, और सुंदर हो जाता है। तो ऐसे बहुत तरह के फ्रॉक लेखिका अपने समय में पहन चुकी है। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल, जो फ्रॉक होता था उस समय का फैशन ये होता था कि उस समय ये चलता था कि फ्रॉक के ऊपर में जो जेब होता था, माने जो पॉकेट होता था, जेब में रुमाल, जिस रंग का फ्रॉक है उसी रंग के रुमाल, ठीक है, और उसी रंग के बालों के लिए रंग बिरंगे रिबन अर्थात फीता भी बांधा जाता था। तो पूरा मैचिंग हो गया, सारे एकदम एक से रंग के होने से पूरा जो है पहनावा संपूर्ण हो जाता था और पूरे ऊपर से नीचे तक बहुत सुंदर भी लगता है। फिर लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी। लेमन कलर, लेमन माने नींबू, नींबू के कलर का, नींबू का छिलका का जो कलर होता है, तो नींबू के कलर का बड़े प्लेटों वाला, मतलब बड़े बड़े प्लेट, ठीक है, बड़े बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक है तो वो लंबा होगा, तो उसमें बड़े बड़े प्लेट है और नीचे में फर टकी थी। फर के कारण वो गर्म रहेगा, शरीर की गर्मी को अंदर रखेगा, उससे जाड़ा नहीं लगेगा। तो फर लगे हुए फ्रॉक भी पहनी थी, ठीक है, नीचे में फर लगा हुआ, गर्म मतलब गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर लगा हुआ है और बड़े बड़े प्लेट, ये वाला फ्रॉक भी वो पहन चुकी है। दो ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, ठीक है, ट्यूनिक जिसमें दो आ जाते हैं, एक अंदर से एक ऊपर से, उसे ट्यूनिक कहते हैं। तो उसे दो ट्यूनिक भी याद आ रहा है जिसमें एक चॉकलेट रंग का था और अंदर की कोटी प्याजी, जो अंदर का जो होगा वो जो अंदर का जो उसका था, जो हिस्सा अंदर का था वो प्याजी रंग का था, क्योंकि वो दोनों पार्ट में है, ठीक है, उसके दो हिस्से हैं, अंदर से एक कमीज जैसा, ऊपर से एक फ्रॉक जैसा, ट्यूनिक वैसा ही होगा। तो जो कमीज है वो कोटी प्याजी रंग का और जो ऊपर का जो फ्रॉक है वो चॉकलेट रंग का। दूसरा ग्रे, उसके साथ सफेद कोटी, और दूसरा भी ट्यूनिक उसे याद आ रहा है जिसमें ऊपर का जो फ्रॉक है वो ग्रे रंग का है और नीचे का जो कमीज है वो सफेद रंग का है। तो ऐसे रंग बिरंगे फ्रॉक, ट्यूनिक, उसे सारे अपने बचपन के बहुत सारे पोशाकें उसे याद आ रही हैं और जिसे सोचकर वो खुश हो रही है कि ये सारे दिन उसके बीत गए, ये सारे दिन थे, कितने अच्छे सुहावने दिन थे जब वो इस तरह के पोशाकों को पहना करती थी। अब वो चाहकर भी नहीं पहन सकती क्योंकि अब उसकी उम्र वो रही नहीं। समय के साथ साथ जो होता है कि पहनावों को बदलना पड़ता है, तो ये छोटे बच्चों के लिए सही रहेगा। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है, और वो कहती है कि बचपन में फ्रॉकों के साथ वो मोजे पहनती थी। स्टॉकिंग जो बड़ा मोजा होता है घुटनों के ऊपर तक चला जाता है, उसे अपने मोजों के रंग, स्टॉकिंग के रंग भी याद है, कैसे रंग बिरंगे मोजे और स्टॉकिंग वो पहना करती थी अपने बचपन से, वो भी याद आ रहा है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वो नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। यहाँ पर आ गया घर का अनुशासन। घर में काफी अनुशासन था और उस अनुशासन को घर के सारे बच्चों को मानना पड़ता था। लेखिका को बचपन में कपड़े शायद धो दे कोई भी, ठीक है, लेकिन कपड़े नौकर या नौकरानी भले ही धो दे, लेकिन अपने मोजे जो थे, जो स्टॉकिंग जो थे, उसे खुद धोना पड़ता था और वो नौकर या नौकरानी को देने की सख्त मनाही थी।
हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, और इतवार का दिन जिस दिन स्कूल जाना नहीं होता उस दिन छुट्टी का दिन है, इतवार का दिन स्कूल जाना नहीं पड़ता। उस दिन ये सारे बच्चे, घर के और भी जो बच्चे थे सारे जो थे, सुबह इसी में लगाते, मतलब धोने में। ये इतवार के दिन अपने जूते को धो, अपने मोजे को धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। फिर स्कूल जाने के लिए जो जूता होता है उसे भी साफ करना पड़ता था, पॉलिश करना पड़ता था। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सबसे पहले वो जूते को क्या करते, धो लेते, धोने के बाद उसको पॉलिश करके चमकाते, और उस जूतों को जब वो कपड़े से या ब्रश से रगड़ते गंदे जूतों को, तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। जब पॉलिश कर लेते, पॉलिश करने के बाद पॉलिश के ऊपर से एक कपड़े या ब्रश से थोड़ा रगड़ना पड़ता है, ठीक है। पॉलिश लगा लेने के बाद अगर ऊपर से कपड़े या ब्रश से अगर थोड़ा रगड़ा नहीं जाए तो पॉलिश की चमक नहीं उभरती है। तो पॉलिश करने के बाद, जूतों को पॉलिश करने के बाद उसमें चमक को उभारने के लिए उसे कपड़े या हल्के ब्रश से रगड़ना पड़ता है। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, और बचपन के कुछ काम तो हमें बड़े हो जाने पर भी अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें बचपन की यादें जुड़ी हुई होती हैं। तो लेखिका कह रही है कि आज भी उसे बचपन में जिस तरह से उसे वो बूट पॉलिश करती थी, उसे आज भी बूट पॉलिश करना बहुत अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। लेखिका कह रही है कि आज के जूतों में और पहले के जूतों के साथ, आज के जूतों का पहले के जूतों के साथ बहुत अंतर है। पहले के जो जूते होते, उस समय की जो जूतों की किस्में होती, या जूतों की जो जिसे हम क्वालिटी, मतलब जिसे हम कहेंगे कि जो उस समय के जूतों का जो किस्म होता, ठीक है, जो जूते होते उस समय के, वो उतनी अच्छी कोटि की नहीं होती थी। हो सकता है कि चमड़े, या हो सकता है कि वो जो जिन सामानों से वो बनाए जाते थे वो उतनी अच्छी कोटि की सामानें या सामग्रियां नहीं होती थी। क्योंकि नए जूते पहनने का अर्थ है, नए जूते बहुत दर्दनाक होता है, क्योंकि नए जूते पहनते ही कुछ ही देर के बाद पैरों में छाले पड़ने शुरू हो जाते थे। पर आज के जूते बहुत आरामदेह होते हैं। आज के जूतों को, आज अगर नए जूते भी कोई पहनता है तो आज नए जूते पहनने के बाद पैरों में छाले पड़ता नहीं है, बहुत कम ही पैरों में छाले पड़ते हुए देखे जाते हैं। तो लेखिका कह रही है कि आज के जूते काफी आरामदेह होते हैं। आज तरह तरह के जूते भी आ गए हैं। आज जिन सामग्रियों का व्यवहार कर जूतों को बनाया जाता है, उनकी वो अच्छी कोटि की सामग्रियां होती है और छाले नहीं पड़ते। लेकिन लेखिका के समय में नए जूते जिस दिन से पहनना शुरू हुआ, तो उसके पहले ही, नए जूते को पहनने के पहले ही छालों के इलाज की सामग्रियों को तैयार रखना पड़ता था, क्योंकि छाले पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो लेखिका कह रही है कि पहले दिन से ही, शुरू दिन से ही नए जूते पहने तो छालों का इलाज भी शुरू। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते, और मान लो लंबी सैर के लिए जूते पहनकर जा रहे हैं जहाँ काफी चलना है, तो अपने बैग में रुई, कॉटन, उसे जरूर लेखिका रख लेती थी, या उस समय के बच्चे रख लेते थे, उस समय के लोग रख लेते थे। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। लेखिका कह रही है कि जैसे ही जूता गड़ने लगता था, मोजे के साथ जूता पहनती वो थी, ठीक है, मोजे पहनने के बाद ही वो जूता पहनती थी। एकदम खाली नंगे पाँव में वो जूता पहन तो नहीं सकती थी, नहीं तो और ज्यादा और पहले छाले पड़ जाएंगे। मोजों के साथ पहनने के बाद भी जब उसे जूता गड़ने लगता था तो मोजों के अंदर उस जगह पर रुई रख लेती थी। तो वो कह रही है कि आज के बचपन, ठीक है, आज तुम बच्चों के बचपन और लेखिका के बचपन में बहुत फर्क, बहुत अंतर आ चुका है। हर शनिचर को, शनिचर मतलब शनिवार, हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। ऑलिव ऑयल मतलब उन्हें ये दवा के रूप में दिया जाता था, ठीक है, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तबीयत के लिए अच्छा है, ऐसा जानकर उन्हें दिया जाता था ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था और ये घर के हर बच्चों को पीना पड़ता था। घर से ये दिया जाता था, बड़ों द्वारा ये दिया जाता था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। चूंकि लेखिका को और उनके दूसरे भाई बहनों को
ये पसंद नहीं था, ये कैस्टर ऑयल और ये ऑलिव ऑयल। तो शनिचर है, आज वो पिलाया जाएगा। सुबह होते ही शनिचर के दिन, जैसे वो दवा निकालने के पहले ही, वो कैस्टर ऑयल निकालने के पहले ही, जैसे सुबह नींद खुलते ही उनके नाक में वो गंध आनी शुरू हो जाती थी। मतलब उनके भावनाओं में आ जाता था कि आज शनिचर है और आज हमें थोड़ी देर में अब वो कैस्टर ऑयल मिलेगा, अब वो पीना पड़ेगा। और वो पीना उन्हें अच्छा नहीं लगता था, तो उसका स्वाद जरूर अच्छा नहीं होता होगा। तो इसलिए वो सुबह होते ही, जैसे आँख खुलते ही, जैसे उन्हें लगता कि कैस्टर ऑयल की महक नाक में आने लगी है। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े होते, कांच की एक गिलास होती थी, कांच की गिलास पर एक निशान होता था, उस निशान तक उस कैस्टर ऑयल को डाला जाता था सही खुराक के लिए। खुराक माने डोजेस के लिए, सही डोज अगर बिना किसी निशान का अगर हम समझ नहीं पाएंगे, ठीक है, तो बिना किसी निशान का समझ में नहीं आएगा कि खुराक सही है कि गलत है, डोज सही है कि गलत है। तो एक कांच के गिलास में एक निशान होता था, उस निशान तक उस कैस्टर ऑयल को डालकर लेखिका और दूसरे भाई बहनों को पिलाया जाता था। उन्हें देखते ही मितली होने लगती, और जैसे वो गिलास और वो कैस्टर ऑयल सामने लाया जाता, उसे देखते ही मितली होने लगती, जैसे कि सिर घूमने लगता, सिर चकराने लगता, और जैसे उल्टी आने लगती, मितली होने लगा। मितली मतलब सिर घूमना और जैसे नाक से बदबू जाना और फिर उल्टी आना, ऐसा उन्हें होने लगता था, महसूस होने लगता था। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न पीते वह शनिचरी दवा तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। लेखिका कहती है कि बचपन में हर शनिचर को उन्हें वो पिलाया जाता था, अगर वो उसे नहीं पीती तो बहुत ज्यादा कुछ फर्क सेहत का नहीं पड़ता, सेहत ठीक ही रहता। ठीक है, लेखिका का कहना है कि उससे ज्यादा आज लगता है कि कितनी कष्ट करके, कितनी डांट पड़ती थी उसे पीने के लिए, पिलाया जाता था डांट कर, और इतने कुछ सुनने के बाद, डांट सुनने के बाद उन्हें पीना पड़ता था, बहुत उन्हें कष्ट होता था, मितली आने लगता था। तो कहती है कि अगर उन्हें वो दवा बचपन में नहीं दिया जाता तो बहुत ज्यादा कुछ फर्क शायद आज नहीं पड़ता। और चूंकि वो शनिचर, हर शनिचर को दवा पिलाया जाता था, तो उसका नाम रखा गया है शनिचरी दवा। कैस्टर ऑयल को वो शनिचरी दवा कहती है, क्योंकि बचपन में हर शनिचर को उसे पिलाया जाता था। तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई है। लेखिका कह रही है कि हमारे समय माने लेखिका के समय और आज तुम बच्चों का समय में कितनी दूरियां माने अंतर हो गई है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पी मतलब आज के बच्चों की जो रुचियां है, हॉबीज है, और उस समय के बच्चों की जो हॉबीज और रुचियां और दिलचस्पियां होती थी, वहां तक में परिवर्तन हो गया है। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। और उन दिनों लेखिका के समय में घरों में रेडियो और टेलीविजन नहीं हुआ करते थे, ठीक है, ग्रामोफोन हुआ करता था गाना सुनने के लिए, बड़े बड़े माइक जैसे लगे हुए ग्रामोफोन हुआ करते थे। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है। लेखिका के बचपन में लेखिका के बचपन में कुल्फियाँ मिलती थी। अगर ठंडे खाने का मन हो तो उन्हें कुल्फी मिलते थे, उसमें आइसक्रीम नहीं मिलते थे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आज कुल्फी नहीं मिलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि उस समय के बचपन की जो कुल्फी है आज वो आइसक्रीम में बदल गई है, मतलब आज आइसक्रीम मिलते हैं लेकिन आज कुल्फियाँ भी है। पुराना सारा सामग्री आज भी है, लेकिन नए सामग्री जो आज है वो उस समय नहीं था। तो वो कह रही है कि हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है, मतलब उस समय के बच्चे सिर्फ कुल्फी खाते थे, उसमें आइसक्रीम मिलता ही नहीं था, लेकिन आज के बच्चे आइसक्रीम खाते हैं, कुल्फी भी खा सकते हैं, कुल्फी भी है। कचौड़ी जो था वो समोसा में बदल गया है, उसमें समोसा नहीं मिलता था, सिर्फ कचौड़ी मिलता था, वो अब समोसा भी मिलता है, कचौड़ी तो मिलता ही है, पुराना सारा सामान मिलेगा, ठीक है। कचौड़ी जो है समोसा और पैटीज में बदल गया, मतलब आज पैटीज मिलते हैं, समोसे मिलते हैं, उस समय ये दोनों नहीं मिलते थे। सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत को पेप्सी में ठंडा शरबत पीना होता था, तो खसखस जिसे पॉपी सीड्स कहते हैं, फालसा वो भी एक फल है, सहतूत ये सारे वृक्षों से मिलने, मतलब ये सारे जो फल वगैरह हैं, ये सारे फलों को पीस कर, इसके रस निकाल कर, ठीक है, इसमें ठंडा डालकर, इसे मिश्रित करके, चीनी वगैरह शक्कर वगैरह डाल के मिश्रित करके, नमक डाल के मिश्रित करके शरबत बनाया जाता था, ठंडा वही होता था। लेकिन आज ये सब से शरबत बनाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आज कोक और पेप्सी मिल जाता है।
उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विम्टो मिलती थी। और अगर बना हुआ जो शरबत अगर पीना हो तो कोक नहीं, लेमनेड विम्टो ये सब मिलते थे जो कि बना हुआ ठंडा होता था। तो वो कह रही है कि खाने पीने में कितना अंतर था उस समय और आज के खाने पीने में। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती है। लेखिका कह रही है जो बच्चे शिमला के हैं और जो नई दिल्ली के हैं, लेखिका शिमला की थी, आएगा पीछे और आएगा। शिमला और नई दिल्ली में जो बच्चे बड़े होते थे वहां पर वेंगर्स और डेविको जो रेस्तरां माने रेस्टोरेंट, इन सारे रेस्टोरेंट की जो चॉकलेट और पेस्ट्री है वो बहुत मजा देने वाला होता है। पेस्ट्री जो केक का जो क्रीम वाला वो उस समय भी मिलता था, चॉकलेट, लेकिन हाँ सब जगह नहीं, शिमला नई दिल्ली में ये मिलता था। वेंगर्स और डेविको रेस्तरां में जो चॉकलेट और पेस्ट्री मिलता था वो काफी बच्चों को मजा देने वाली, आनंद देने वाली होती थी। और लेखिका और उसके भाई बहन अपने बचपन में ये पेस्ट्री और चॉकलेट खाया करते थे, उन्हें काफी अच्छा लगता था। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। मॉल जो आप आज देख रहे हैं, लेखिका अपने बचपन में देख चुकी थी। शिमला में मॉल जो बहुत पुराने समय से, अंग्रेजों के समय से बना हुआ है, तो वो बहुत पहले से वो देख चुकी थी मॉल। ब्राउन ब्रेड जो हम आज देखते हैं, लेखिका बचपन में देख चुकी थी, वो शिमला मॉल में मिलते थे। ब्राउन ब्रेड सब जगह नहीं मिलते थे, तो उसके भाई बहनों की ये ड्यूटी लगती थी कि शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लेकर आया जाए। हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। लेखिका कह रही है कि शिमला में जहां वो रहती थी, घर के मतलब उनका घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था। घर से निकलती एक छोटी सी चढ़ाई, मतलब थोड़ा सा हाई कोई एरिया होता, और एक गिरजा का मैदान, माने गिरजा माने चर्च, चर्च का मैदान आता। गिरजा मैदान पहुंच जाते, उस गिरजे मैदान से एक स्लोपिंग मैदान जाता, वहां से उतरते ही मॉल आ जाता। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। और उस शिमला मॉल का जो कन्फेक्शनरी काउंटर मॉल है, सारे कुछ एक जगह मिलेंगे। कन्फेक्शनरी जहाँ पर केक मिलना, जहाँ पे टोस्ट बिस्कुट मिलना, जहाँ पे बेकरी बिस्कुट वगैरह जो सब मिलते थे कन्फेक्शनरी, तो उस काउंटर में पेस्ट्री और चॉकलेट, तरह तरह के चॉकलेट और तरह तरह के पेस्ट्री की खुशबू बहुत मन भावन था। जो उस कन्फेक्शनरी काउंटर जाते ही वो खुशबू मिलना शुरू हो जाता था। तो ये सारे वो अपने बचपन की बातें बता रही है, बचपन के पहनावों को उसने बताया। बचपन में शिमला में थी, शिमला के मॉल में और डेविको रेस्तरां और वेंगर्स रेस्तरां में क्या क्या मिलते थे, ठीक है, क्या उसे अच्छा लगता था, उसके भाई बहनों को क्या अच्छा लगता, पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और किस तरह से उस समय भी कन्फेक्शनरी काउंटर सब जगह नहीं है, शिमला मॉल में ये था, और वहाँ पे क्या उसे अच्छा, पेस्ट्री और चॉकलेट वो खाती थी, उसे बहुत अच्छा लगता था। उसकी खुशबू उसे आज भी याद है। मतलब पिछले साल उसकी मृत्यु हुई, मैंने वो जब इस कहानी को लिख रही थी उस समय भी उसे जैसे वो खुशबू उसके सामने सजीव हो उठता है, जैसे उसके नाक से वो खुशबू जैसे अंदर जाती रहती है, तो उसे सारी अपने बचपन की घटना याद होती रहती है, याद होता रहता है। उसके दिमाग में एक के बाद एक आता जाता है और वो जैसे लिखते जा रही है। थोड़ा सा और देख लेते हैं। हम हफ्ते में एक बार चॉकलेट, हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। घर से मैंने पहले ही बताया कि बहुत अनुशासन था, लेकिन कि घर से बच्चों को चॉकलेट मिलता था, लेकिन हफ्ते में एक दिन चॉकलेट खाने के लिए चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक था। सप्ताह में एक दिन चॉकलेट खरीदने को मिलता था, उसे रख रख के भी खाया जा सकता है। जो लेखिका जो है उसे स्टॉक करके रखती थी, जमा कर रखती थी, और लेखिका के पास सबसे ज्यादा चॉकलेट और टॉफी का स्टॉक रहता था। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती। लेखिका को चॉकलेट मिलते ही तुरंत उसके रैपर को खोलकर खाना, खड़े खड़े खाना पसंद नहीं था। घर लौटती, साइड बोर्ड पर रख देती, जो बिस्तर होता है, बिस्तर का जो साइड बोर्ड होता है वो आराम से वहां पे पहले रख देती थी। रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा ले लेकर वो चॉकलेटों को खाती थी। लेखिका के चॉकलेट खाने के ये तरीके थे। वो अपने बचपन में चॉकलेट बहुत खाई है, बहुत पसंद था लेखिका को चॉकलेट, और वो चॉकलेट मिलते ही दूसरे बच्चों की तरह उसे सीधे रैपर खोल के खड़े खड़े नहीं खा लेती थी। उसे रैपर खोलने के बाद तो वो रात में सोकर खाएगी। मतलब वो पहले चॉकलेट मिलते ही पहले वो घर आई, घर आने के बाद ही वो अपना हाथ धोकर चॉकलेट खा नहीं लेती थी। पहले वो साइड बोर्ड पर, बिस्तर के साइड बोर्ड पर उसे रखाती थी और रात का खाना खा लेती थी। रात का खाना खाने के बाद
बिस्तर पर लेट लेट कर मजा ले लेकर वो चॉकलेट खाती थी। उसे चॉकलेट खाने का ये तरीका बहुत अच्छा लगता था, मनभावन लगता था। तो स्टूडेंट, आज हम लोग यहीं तक करते हैं। अगले वीडियो में मैं बाकी भी इस पार्ट के बाकी अंश को बताऊंगी, और ये आशा करती हूँ कि अगले वीडियो में ये पार्ट हमारा पूरा हो जाएगा। तो आप पेज नंबर 7 के यहाँ तक, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे पैराग्राफ तक आप उसको पढ़ के भी रखिए। ठीक है, रीडिंग कीजिए, उसको पढ़ के रखिए। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।